हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आपका सेल पढ़ लिया है और टिश्यू पढ़ लिया है, फिर मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है आप हम लोगों ने और स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है। अब आगे हम लोग 4 यूनिट कवर करेंगे। उसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आपका जो एक आपका नशा वाला जो आता है, भगनाशा वाला, वो वाला चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। और फिर उसके बाद पाचन तंत्र है हम लोगों का, आहार के पोषक तत्व तथा संतुलित आहार। फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना आगे का मादक द्रव्यों तथा अचार मसालों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। फिर उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम लोग आगे इस वीडियो में भी 4 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पाचन तंत्र। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आहार के कौन से तत्व सीधे रक्तवाहिनियों द्वारा शोषित हो जाते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो कौन से हैं? खनिज लवण। और हाँ, आपको यहाँ पे टिक लगा हुआ मिलेगा। भोजन के पाचन क्रिया से संबंधित ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि पाचन रस में उपस्थित होता है तथा किसी पदार्थ विशेष तथा वातावरण पर ही अनुक्रिया करता है? तो मतलब किसी विशेष पदार्थ तथा वातावरण पर ही अनुक्रिया करता है। तो वो कौन से हैं? हमारे एंजाइम्स हैं। ठीक है। तो पाचक रस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पाचक रस में हमारे क्या उपस्थित होते हैं? एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, उनसे कौन से क्या एंजाइम होता है? उनसे क्या निकलता है? उनसे हार्मोन निकलता है। और ये 2 तरह की ये जो हमारी ग्लैंड्स हैं, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो 2 तरह की हैं। एक है आपकी नलिका विहीन और दूसरी है नलिका युक्त ग्रंथियां। ठीक है। एंजाइम क्या है? एंजाइम यह एक रासायनिक पदार्थ है या किसी विशेष पदार्थ का उचित वातावरण में ही क्रिया करता है या स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य भोज्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टॉन्सिल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? तो टॉन्सिल ग्रंथियां ये हैं आपके गलतुंडिका स्तंभ के मध्य दोहरे फोल्ड में स्थित होती हैं। ठीक है, गलतुंडिका स्तंभ के मध्य दोहरे फोल्ड में स्थित होती हैं। और मैं आपको बताऊं, जो मुंह में हमारे लार ग्रंथियां हैं, उनकी संख्या कितनी है? 6। ठीक है। और 3 होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। और उनकी कुल संख्या कितनी होती है लार ग्रंथियों की? अगर प्रश्न आता है तो उनकी संख्या 6 होती है। दांत मज्जा में क्या भरा रहता है? रक्त नलिकाएं, लसिका नलिकाएं और तंत्रिकाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दांत मज्जा में भरा रहता है। जो दांत है वो हॉलो, अंदर से खोखला होता है, जिसमें मज्जा भरी होती है। और मज्जा के अंतर्गत रक्त नलिकाएं, रसिका नलिका अर्थात तंत्रिकाएं भरी हुई होती हैं। अच्छा, दांत का प्रश्न आया है तो मैं बताना चाहूँगी आपसे, आपको इसका जो विभाजन है दांत का, सबसे पहले जो कृंतक की बात अगर हम करें तो जिसको हम इंसीजर कहते हैं, ठीक है, कृंतक या इंसीजर कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक। रदनक, जिसको हम कैनाइन कहते हैं, रदनक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और फिर उसके बाद अग्रचर्वणक, जिसको कि हम प्रीमोलर कहते हैं, हाँ, अग्रचर्वणक प्रीमोलर है, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तथा चर्वणक की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 12। ठीक है। तो यहाँ दोनों जबड़ों की बात कर रहे हैं। अगर देखेंगे, चार नीचे 4 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर, और यहाँ पर 12 है तो 6 नीचे 6 ऊपर। तो इस तरह से आप इसको भूलेंगे नहीं। तो 8 4 8 12। ठीक, 8 4 8 12 कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, 4 भागों में बांटा गया है। दंत सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कुछ नहीं, इसी को आप जब देखेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर 4 4 है हमारा तो 2 से मल्टीप्लाई किया इन्होंने, यहाँ 2 है, यहाँ पर होता है 2/2, मतलब इंसीजर 2/2। फिर उसके बाद कैनाइन की बात करता है, वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा? फिर से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा साफ से बताती हूँ। दंत सूत्र अगर किसी को नहीं मालूम तो वो नोट कर ले, सिर्फ समझने की बात है, आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। तो दंत सूत्र अगर पूछता है तो सबसे पहले इन सीजर की बात करें यहाँ पर हम, तो इन सीजर यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा? 2/2। सिर्फ आप देखते जाइए कैसे होना है। फिर उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हमारा कैनाइन कितना? 1/1। फिर उसके बाद आपका प्रीमोलर, ओके, प्रीमोलर आपका कितना हो जाता है? 2/2। और फिर उसके बाद आपका मोलर जो है वो कितना हो जाता है? 3/3। ठीक। इन सारी चीज़ों को आप प्लस कर लेंगे, और जब आप प्लस कर लेंगे तो ये हो जाता है हमारा 8/8। अरे सॉरी, हाँ सही है, 8/8 हो जाता है। तो बस 2 संख्या,
क्योंकि दो जबड़े हैं ना हमारे, तो यहाँ नीचे वाला ऊपर वाला, तो इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है 16/16, मतलब 16 ऊपर और 16 नीचे, तो ये हर जगह यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आप कुछ ना याद रखकर सिर्फ 1 2 3 याद कर लें और शुरू में 2, ठीक, शुरू में 2 रहेगा, फिर 1 2 3, तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों बराबर है, तो इस तरह से भी आप नहीं भूलेंगे। अगर दंत सूत्र अगर डायरेक्ट पूछ लेता है तो आप यही है आपका दंत सूत्र। और वैसे अगर संख्या में देखा जाए तो ये हमारा 8 है, ठीक, ये 4 है, ये 8 है और ये हमारे 12 है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे 12 8 20 और 8 4 12, तो यहाँ दोनों सबको मिला लिया और सबको प्लस करने के बाद कितना आंसर आता है 32, ठीक, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अगला है स्वर यंत्र या लैरिक्स कहाँ स्थित होता है, तो यह रसनी के निम्नतम भाग में स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला है हमारा आहार में कौन से तत्व, ये टॉन्सिलाइटिस होने पर हमारे शरीर में कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, गले में दर्द होगा, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, भोजन में परहेज करना पड़ेगा, या नाक मुख और गले के संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि आपको अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो उस समय नाक मुंह और गले के संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। फिर एडिनाइड क्या है, तो यह एक लसिका ऊतक है जिसकी वृद्धि हो जाने पर पश्च नासाद्वार अवरुद्ध हो जाता है। तो एडिनाइड क्या है, यह एक लसिका ऊतक है। ठीक है, अगला है क्रमांकुचन किसे कहते हैं, आंत की लहरीय गति जिसमें पेशियों का संकुचन एवं फैलाव होता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रमांकुचन पेरिस्टेलिस है। ठीक है, तो यहाँ पर आंत की लहरीय गति जिससे पेशियों में संकुचन एवं फैलाव होता है। काइम क्या है, काइम की बात करें हम तो संकुचन एवं विमोचन क्रिया द्वारा अमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना। ठीक है, संकुचन और विमोचन की क्रिया कहाँ पर, ये अमाशय में, अमाशय में जो भोजन पिसा हुआ होता है लेई के रूप में होता है उसी को क्या कहते हैं, काइम। अगर पूछता है कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं तो अमाशय में हमारे क्या, एक तो HCl प्रेजेंट होता है, चाहे आपका अमाशय पूछे चाहे स्टमक पूछे, ठीक है, तो सबका आंसर एक ही रहेगा आपका। तो अमाशय में HCl होता है और क्या होता है यहाँ पर आपका रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। क्या क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन, तो ये 3 पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। ठीक, तो ये तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं और रेनिन दूध को फाड़ने के लिए और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। लाइपेज एंजाइम किस पर क्रिया करते हैं, लाइपेज मैंने बार बार बताया है, लाइपेज किस पर क्रिया करता है, लिपिड्स मतलब वसा। ठीक, तो किस पर कार्य करता है, ये वसा पर कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, तो इंसुलिन हमारे किस ग्रंथि से निकलता है, ये हमारे अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से, अग्नाशय से निकलता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी कमी से कौन सा रोग, मधुमेह, डायबिटिक मेलाइटस नामक रोग हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आपके उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो है यहाँ से अग्नाशय से निकला, ये अग्नाशय क्या मेन हमारा पाचन तंत्र का अंग है, नहीं, ये सहायक अंग है। ठीक है, अग्नाशय क्या है, सहायक अंग है हमारा। और अग्नाशय को ही किस नाम से भी बुलाते हैं, इसको हम क्लोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, क्लोम के नाम से जानते हैं। और यह जो है इसमें ये जो जो अग्नाशयी रस जिसको आप क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि इस रस में कौन कौन से, और अग्नाशयिक रस में क्या क्या अगर पूछता है तो इसमें एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। क्या क्या, एमाइलाइपेज, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब यहाँ पर मैं बताऊँ, एमाइलाइपेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट CHO पर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करेगा। और फिर ट्रिप्सिन हम जानते ही हैं प्रोटीन पर क्रिया करता है, और ये लाइपेज जो है ये लिपिड्स वसा पर क्रिया करता है।
तो ये हमारे कहाँ से निकलने वाले हार्मोन हो गए, ये हमारे अग्नाशय से निकलने वाले जो अग्नाशयिक रस हैं उनमें जो जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं उन एंजाइम्स के बारे में बता रही हूँ कि ये एंजाइम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से अग्नाशय में हो जाएंगे, एमाइलोप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। और अभी मैंने बताया था अमाशय से क्या क्या है, आपका HCl हो गया था और आपका रेनिन है और पेप्सिन है, ठीक है, रेनिन पेप्सिन HCl उसमें हो गया। अग्नाशय में आपका यहाँ पे 3 हो गया, कौन कौन सा, एमाइलोप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। ओके, फिर अगला है हमारा रेनिन एंजाइम कौन से रस में पाया जाता है। तो अभी मैंने बात की थी जठर रस की, अगर बात करता है अमाशयिक रस की बात करता है तो एक ही होता है। रेनिन एंजाइम कौन से रस में पाया जाता है, रेनिन है आपका और पेप्सिन, ये आपका कहाँ पाया जाता है, और HCl ये आपके अमाशय या जठर ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ करेक्ट आंसर जठर हो जाएगा। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितने औंस पित्त तैयार होता है। तो मानव शरीर में लगभग कितना 40 औंस पित्त तैयार होता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर यकृत के कार्य बता दूँ कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो यकृत जो है उसका जो मेन कार्य है वो पित्त रस का स्रावण करता है तथा लाइपेज को वसा या वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विभक्त कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें कि हम जो पाचन नली में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होने पर क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है और जब आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखें तो ये है कि रक्त में जो भी हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं उनका नाश करता है। ठीक, और रक्त में लाल कणों का निर्माण भी यकृत के द्वारा ही किया जाता है। फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है वो भी किससे, यकृत से ही बनती है। फिर उसके बाद बात करो, मैंने अभी एक प्रश्न कराया था उसमें कोई बच्चा बोल रहा था कि आंसर सही नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। यकृत के कार्य में ही है कि यह प्रोटीन के चयापचय से उत्पन्न यूरिया और यूरिक एसिड को रक्त से पृथक करने का कार्य करता है। यूरिया और यूरिक एसिड देख के आप ये ना सोचें कि ये वृक्क का काम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या किस चीज़ की बात कर रहा है कि रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड को अलग करने का कार्य करता है। तो ये किसके, यकृत के द्वारा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे और ये यकृत के ही कार्य के अंतर्गत आता है। हिपैरिन जो है, जो हिपैरिन है, हिपैरिन क्या है, ये पित्त रस के द्वारा स्रावित हो। देखिए अगला ये भी आ गया, हिपैरिन क्या है, यह पित्त रस द्वारा स्रावित एक पदार्थ है जो रक्त को जमने से बचाता है। जैसे ही रक्त को जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के की और फाइब्रिन नामक प्रोटीन है, ये सारी चीज़ों की, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से रक्त अंदर हमारे ना जमे तो उसके लिए क्या, हिपैरिन है। ठीक है, और यह पित्त रस द्वारा स्रावित एक पदार्थ है। ठीक है, जो पित्त रस, जो बाइल जूस है हमारे, जो कि यकृत से स्रावित होता है, उसी के द्वारा स्रावित पदार्थ है, जिससे कि क्या होता है, रक्त जमने नहीं पाता। अगला प्रश्न है, जठर रस यकृत में कौन सा क्षारीय पदार्थ होता है जो पक्वाशय में आए अम्ल को उदासीन करने का कार्य करता है। ठीक है, तो पक्वाशय में आए हुए अम्ल को उदासीन करने का कार्य कौन करेगा, ये हमारा क्या करता है, आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कौन ये कार्य करता है, सोडियम कार्बोनेट करता है। सोडियम क्लोराइड होगा नहीं, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ये है कि यकृत में कौन सा ऐसा क्षारीय पदार्थ है जो कि पक्वाशय में आए अम्ल को उदासीन करने का कार्य करता है। अच्छा, जब भोजन आमाशय में होता है तो उस समय उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, HCl के कारण क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। लेकिन आमाशय से जैसे ही भोजन किसमें, ग्रहणी में जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर यहाँ पर बाइल जूस अपना वहाँ जा कर के मिलता है, तो वो जो अम्लीय माध्यम होता है उसको क्षारीय में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सोडियम कार्बोनेट ही होगा। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और यकृत का निर्माण करता है। आमाशय के दाईं ओर वाले निचले छोर को क्या कहते हैं, तो उसको पाइलोरिक द्वार कहते हैं। आमाशय के दाईं ओर वाले निचले छोर को क्या कहते हैं, पाइलोरिक द्वार कहते हैं। आमाशय, स्टमक से जब छोटी आंत में भोजन आ रहा है उस समय की बात है ये, इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक द्वार कहते
हैं। दांत के भीतरी खोखले भाग में क्या भरा रहता है? जिसके नष्ट होने पर दांत नष्ट हो जाते हैं। तो जो दांत के अंदर क्या भरा रहता है? मज्जा भरी रहती है ना, और इसके नष्ट हो जाने पर क्या होता है? दांत नष्ट हो जाते हैं। मुख्य लार ग्रंथि कौन सी है? तो जो पैराटिड ग्लैंड है ये मुख्य लार ग्रंथि है। जठर रस किस पौष्टिक तत्व की पाचन क्रिया में सहायता पहुंचाता है? जठर रस ना, तो प्रोटीन की बात हो गई। तो प्रोटीन, और मैंने आपको बताया कि जठर में कौन क्या 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 चीज़ें हैं? पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या है? ये प्रोटीन पर क्रिया करता है, और रेनिन क्या है? ये दूध को फाड़ करके उसकी प्रोटीन केसीन को अलग कर देता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन पर कार्य करता है। आंत के किस भाग में एक लंबी सक्रिय नली पाई जाती है जो कि शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु उसके बढ़ जाने पर ऑपरेशन के द्वारा उसे निकलवाना पड़ता है? तो यहाँ पर बात कर रहा है अपेंडिक्स की। हम लोग सुना है ना कि अपेंडिक्स, तो जैसे ही आपकी छोटी आंत बड़ी आंत शुरू होती है, जिसका कि नाम क्या है? सीकम। ठीक है, बड़ी आंत का ही अंग है सीकम। सीकम में ये होती है। सीकम के बाद कौन सा होता है? कोलन होता है। कोलन के बाद क्या होता है? मलाशय होता है, जिसको कि हम रेक्टम कहते हैं। अच्छा, सीकम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर छोटी आंत के दो पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो आपका ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, ड्यूडेनम हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? इलियम हो गया। ठीक है, तो इलियम से निकल करके सीकम से में ये जुड़ती है। अगला प्रश्न है, अमाशय को किस परत में नन्ही नन्ही ग्रंथियां पाई जाती हैं जो उसकी परत को चिकना बनाए रहती हैं? तो अमाशय की किस परत में नन्ही नन्ही ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो अमाशय की जो परत है, जो पेरिटोनियम है, वो जो अमाशय की परत है, जो कि उसकी बाहरी परत है, जो जिसमें चिकनी और क्या तनी हुई होती हैं और तरल सा पदार्थ बनाने वाली कुछ नन्ही नन्ही ग्रंथियां होती हैं जो इस परत को तर व मुलायम रखती हैं। तो पेरिटोनियम ये सही आंसर है। और साथ ही में यहाँ पर जो है ये भी जान लें आप कि ये पेरिटोनियम जो है, इसकी मतलब तीन भित्तियाँ हैं ना, तीन तरह से है ना। तो उसमें सबसे पहले पेरिटोनियम है, फिर पेशीय परतें हैं, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी आती हैं वो आपकी सब श्लैष्मिक झिल्ली, ठीक, और श्लैष्मिक परत। ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज हैं। चार को अगर आप याद रखें कि अमाशय की भीतरी जो भित्ति है उसमें कितनी, तीन नहीं चार परतें पाई जाती। कौन कौन सी पाई जाती हैं? सबसे ये पहली परत का नाम है पेरिटोनियम है, ठीक है, पहली परत है, और दूसरी परत है पेशीय परतें, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है देखिए सभी का। फिर उसके बाद फिर तीसरी है सब श्लैष्मिक झिल्ली, ये तीसरी परत है, और चौथी परत है आपकी श्लैष्मिक परत। तो इस तरह से ये चारों परत भी आपको मालूम हो गई कि अमाशय में कितनी परतें हैं? चार। पेरिटोनियम ये सबसे बाहरी है, उसके बाद पेशीय परत है, उसके बाद सब श्लैष्मिक झिल्ली है, फिर उसके बाद श्लैष्मिक परत है। तो इस तरह से अमाशय में कितनी परतें हो गई? चार परत हो गई। शरीर के किसी भाग में एक अम्ल पाया जाता है जो कि प्रोटीन्स के पाचन व सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो प्रोटीन के पाचन व सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करे एक अम्ल पाया जाता है। शरीर के किस भाग में एक अम्ल पाया जाता है? तो वो कोई और अम्ल नहीं, कौन सा? हमारा HCl, जो कि मसालेदार चीज़ें खाने से बढ़ जाता है। यकृत में स्थिति में कौन सी रक्त नलिका द्वारा रुधिर आहार नाल के विभिन्न भागों से आता है? तो जो रुधिर है वो आहार मतलब उसकी जो हैं वो तीन हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यकृत धमनी है, यकृत शिराएं हैं, और यकृत निवाहिका है। तो यकृत में कौन सी रक्त नलिका द्वारा रुधिर आहार नाल के विभिन्न भागों से, तो आहार नाल की बात करेगा तो यकृत निवाहिका शिरा, ठीक है, यहाँ से क्या होता है? ब्लड आता है। तो ये हमारी यकृत निवाहिका शिरा है। यकृत धमनी से जो है यहाँ पर शुद्ध रक्त आता है यकृत धमनी से, और यकृत शिराएं क्या है? अशुद्ध रक्त मतलब जो मिला हुआ होता है उसको लेकर के जाती हैं। तो शुद्ध रक्त लाने वाली महाधमनी की शाखाएं हैं यकृत धमनियाँ। यकृत धमनियाँ जो हैं ये महाधमनी की शाखाएं हैं। और फिर उसके बाद यकृत निवाहिका, इसमें रुधिर आहार नाल के विभिन्न भागों से आता है, आहार नाल के विभिन्न भागों से आता है। और यकृत शिराएं क्या है? यकृत शिराएं वे यकृत अशुद्ध रक्त को बाहर ले जाती हैं, और यकृत में नीचे की ओर से पास ही में एक छोटी थैली पित्ताशय है, वो मालूम है पित्त रस जहाँ पे इकट्ठा होता है वो पित्ताशय है। यकृत में बनने वाला पित्त रस इसमें इकट्ठा रहता है, जो यकृत से कई छोटी छोटी नलियों द्वारा इसमें आता है। तो यहाँ यकृत शिराएं हो गया। किसी शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है? तो हम जानते हैं मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, ठीक। मुख से जैसे ही भोजन ग्रास नली के थ्रू अमाशय में जाता है, वहाँ पर अमाशय में क्या वहाँ पे क्या HCl, पेप्सिन और रेनिन मिलकर के शुरू कर देते हैं प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है,
लाल ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च पर प्रतिक्रिया करता है? तो स्टार्च पर क्या प्रतिक्रिया करता है? टाइलिन। लाल ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च पर प्रतिक्रिया करता है? क्या करता है प्रतिक्रिया? टाइलिन। ठीक, फिर उसके बाद अगला है हमारा भोजन का स्वांगीकरण क्या है? पचे विलीय भोजन को अवशोषित होकर रक्त में मिलाना, ये स्वांगीकरण हो गया आपके भोजन का। पाचन के बाद जैसे अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, शरीर के किस अंग में यूरिया व यूरिक अम्ल का रक्त से पृथक कर दिया जाता है? ठीक, जो यूरिया या ये देखिए ये प्रश्न आ गया ना, यूरिया या यूरिक अम्ल रक्त को पृथक कर दिया जाता है, तो आंसर यहाँ पर होता है यकृत। ठीक, शरीर में सेम के बीज के आकार की बैंगनी ग्रंथि कौन सी है? तो बैंगनी ग्रंथि कौन सी है? प्लीहा। ठीक, प्लीहा या तिल्ली जिसको हम कहते हैं, या स्प्लीन कहते हैं, और इसी प्लीहा को ही हम लोग क्या ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ग्लाइकोलेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें से सभी। तो पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सोडियम ग्लाइकोलेट। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पित्त की जो हमारे वो है पीएच मान है, अगर मैं पूछूं पित्त का पीएच मान कितना है तो 7.7। इसका मतलब क्या है? ये क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय है ना, नमकीन टाइप का है, तो इसे सोडियम से आप याद कर लेंगे। अच्छा, अगर रक्त का पीएच मान पूछूं तो रक्त का पीएच मान हो जाता है 77.4। ठीक है, ये हमारे रक्त का। अच्छा, पानी का पीएच कितना है? 7 है। और अगर दूध की बात करूं पीएच मान की 6.4 है। ठीक, तो ये कुछ कॉमन से पीएच हैं जिसको कि आपको याद रखना चाहिए। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से सभी। तो अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी मैंने आपको अग्नाशयी रस के बारे में बताया था, तो बताया था कि कौन कौन सा एंजाइम उसमें पाया जाता है। तो उसमें लाइपेज भी पाया जाएगा, एमाइलेज भी पाया जाएगा, ट्रिप्सिन भी पाया जाएगा। ठीक है, एमाइलोप्सिन जो है ये CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करेगा, लाइपेज वसा पर क्रिया करेगा, और ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन पर क्रिया करेगा। ठीक, तो इस तरह से इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। कोलोस्टॉमी, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प, आपके डाउट क्लियर होंगे और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। कोलोस्टॉमी क्या है? तो यह मल विसर्जन के लिए किया जाने वाला एक ऑपरेशन है। अगला प्रश्न है पक्वाशय, डियोडेनम की आकृति कैसी होती है? मैंने बताया था ना आपसे, डियोडेनम छोटी आंत जहाँ से शुरू होती है ये डियोडेनम है। ठीक है, दो पार्ट है, डियोडेनम है और दूसरा पार्ट कौन सा है? इलियम है। ठीक, तो यू आकार की होती है। शरीर के किस अंग में भोजन की गति कीड़े रेंगने जैसी होती है? तो अमाशय में होती है। और अमाशय में भोजन कितने घंटे तक पड़ा रह सकता है? 4 घंटे तक लगभग। ऑप्शन में 3 से 4 घंटे आ जाए तब भी आप 4 घंटे यही वाला ऑप्शन लगाएंगे, 3 से 4 घंटे में। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलदार तक के भाग को क्या कहते हैं? तो भाई आहार नाल कहते हैं, और इसकी लंबाई क्या है? कितना? 9 मीटर तक होती है। और आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? छोटी आंत का है, जो कि लगभग 5 मीटर तक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है पाचन संस्थान का मुख्य अंग है? मुख, उत्सर्जन अंग, अमाशय, पक्वाशय। तो पाचन संस्थान का मुख्य अंग नहीं है, तो मुख तो है हमारा, अमाशय भी है, पक्वाशय भी है, और इसमें उत्सर्जन अंग। तो उत्सर्जन अंग पाचन संस्थान का मुख्य अंग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुख में किस पोषक तत्व का पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से हम सभी जानते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है आहार के पोषक तत्वों में अवशोषण पाचन तंत्र किस भाग में होता है? तो आहार अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? अवशोषण, ठीक है, अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत में होता है। यकृत के विषय में सत्य है, यह आहार नाल का एक भाग है? बिल्कुल नहीं। यह श्वसन में सहायक है? बिल्कुल नहीं। यह एक ग्रंथि है जो आहार नाल से बाहर स्थित है? तो ये बिल्कुल ठीक है, और यह इसीलिए ये सहायक अंग के अंतर्गत आता है। अगर मैं पूछूं कि सहायक अंग में क्या क्या है, तो सहायक अंग में आपका यकृत आ जाता है, पित्ताशय आता है, हाँ, और अग्नाशय आता है, और प्लीहा या तिल्ली जिसको स्प्लीन कहते हैं आप। ठीक, प्लीहा या तिल्ली जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ आपके जो संतुलित आहार से प्रश्न पूछा जाता है, कॉमन सा, वो भी मैंने लिया है यहाँ पर, और चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपका कुछ भी न छूटे। तो आहार के पोषक तत्व तथा संतुलित आहार, उसके अंतर्गत ये है।
वही स्वास्थ्य उत्तम कहलाएगा जिसमें शरीर के विभिन्न रोगों से मुक्त होने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भी पूर्णतया स्वस्थ हो। उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा किसी और ने नहीं दी है। किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? WHO के द्वारा। ठीक है, या फिर इस तरह से भी आता है कि स्वास्थ्य केवल रोग से मुक्त होने की स्थिति नहीं, वरन मानसिक, सामाजिक, तब भी ये WHO की परिभाषा, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर चेंज है। ठीक, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटीन को सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करने वाला बताया? तो प्रोटीन को प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला किसने बताया है भाई? इन्होंने बताया है, मल्डर महोदय ने बताया है। फिर होल्स तथा फ्रेंड नामक वैज्ञानिकों ने किस जीव पर सर्वप्रथम स्कर्वी रोग के लक्षण देखे? तो चूहों पर। किस पर देखे इन्होंने? चूहों पर स्कर्वी रोग के लक्षण देखे। फिर अगला प्रश्न है, किसके द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रसों, हार्मोन और एंजाइम की संरचना होती है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रोटीन से ही इसकी संरचना होती है। ठीक, जैसे चाहे आपके हार्मोन्स हैं, यहाँ पे लिखा ही है, आपके हार्मोन्स हैं, और फिर उसके बाद एंजाइम्स हैं, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के बाद एंटीबॉडीज़ हैं। इन सारी चीज़ों में क्या प्रोटीन इसमें होता है। प्रोटीन के औसतन प्रश्न नाइट्रोजन की उपस्थिति, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा पड़ जाता है। 16%। अनावश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? अनावश्यक, तो जो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, पहले हम उनके बारे में देखेंगे। आपकी लाइसिन, ल्यूसिन, हाँ, तो इसमें यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है आपका ग्लूटामिन। ठीक है, जो ग्लूटामिन है ये अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, और जो ये आपका टायरोसिन है, ये टायरोसिन जो है ये आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो एसिड है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि लाइसिन की, तो ये जो लाइसिन और ल्यूसिन है ये तो आवश्यक अमीनो एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। अगर आवश्यक अमीनो एसिड्स को आप याद करेंगे तो और सारों को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर ग्लूटामिन है ये आपका ये अनावश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है, और साथ में इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अम्लीय अमीनो एसिड होता है। अगर मैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करूं, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलेनिन और थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन। अगर प्रश्न आता है कि बच्चों के लिए कौन सा आवश्यक है, तो बच्चों के लिए हिस्टीडीन और आर्जिनिन, दो हैं आपके, हिस्टीन और आपके आर्जिनिन। तो इस तरह से दो हैं जो कि बच्चों के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटामिन एसिड। आवश्यक अमीनो अम्ल में से कौन सा है? तो अनावश्यक, यहाँ पे प्रश्न आप ध्यान देंगे। ठीक है, अनावश्यक में क्या हो जाएगा? आपका ग्लूटामिन आ जाएगा। निम्न हार्मोन प्रोटीन युक्त होते हैं। कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोटीन? तो थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और इंसुलिन, ये सभी क्या है? प्रोटीन युक्त होते हैं। ठीक, कोशा के जीवद्रव्य में प्रोटीन स्थित होता है मिश्रण के रूप में यौगिक, कोलाइडल और इमल्सन। तो कोशा के जीवद्रव्य में प्रोटीन कैसा? मिश्रण के रूप में उपस्थित होता है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, जो हमारा क्वेश्चन है मिश्रण के रूप में, ये आपका करेक्ट आंसर। अगला है, ऑपरेशन के समय घाव हो जाने पर, जल जाने पर किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो हम सभी जानते हैं प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है उस समय प्रोटीन की, क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो जल जाती हैं और फिर से उनकी मरम्मत करनी होती है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर अगला है, गामा ग्लोब्यूलिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त को किस चीज़ के निर्माण करती है और जो बीमारियों से बचाती है? तो गामा ग्लोब्यूलिन क्या है? हमारी एंटीबॉडीज हैं। क्या है? एंटीबॉडीज हैं। अभी मैं फिर आपको बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर होम साइंस एग्जाम मास्टर के नाम से है उस पर दिया हुआ है, और मेरी पिछली वीडियोस जो भी हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाएँ वहाँ से ज्वाइन करें, आपको कुछ आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे एंटीबॉडीज़, और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक सरसरी निगाह से उसको देख पाएंगे और रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। दालों में प्रोटीन मिथियोनिन अम्ल की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक,
और दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। किस विद्वान ने प्रोटीन की कमी होने से रोग में सर्वप्रथम क्वाशियारकर नाम दिया? तो ये कौन है जिसने प्रोटीन की कमी होने से क्वाशियारकर नाम दिया? इन्होंने मल्डर ने उसको, जो कि आपका PEM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। फलों की शक्कर को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। जो फल से जो ग्लूकोज मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं आप लोगों तक गई होगी और मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दूं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, यहीं से स्टार्ट किया था। अनावश्यक अमीनो अम्ल में कौन सा है? तो इसमें जो ग्लूटामिक एसिड है वो क्या है? हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो ग्लूटामिन्स हैं वो उसमें आपका ग्लूटामिन है, ये आंशिक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। मतलब आंशिक रूप से आवश्यक है, आंशिक रूप से जो आवश्यक है उसके अंतर्गत हमारा ग्लूटामिन आता है। और बात करें कि लाइसिन और ल्यूसिन जो है ये तो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और जो हमारा ये टायरोसिन है वो जो हमारा ये टायरोसिन है ये आंशिक रूप से आवश्यक है। और ग्लूटामिन जो है ये ग्लूटामिन हमारा नॉन एसेंशियल है। क्या? नॉन एसेंशियल है। मेरी आवाज़ शायद नहीं गई होगी, माइक थोड़ा दूर हो गया था, तो प्लीज़ आप लोग देख लें इसको। ग्लूटामिन, ठीक, ये है अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसमें से ग्लूटामिन है। ठीक, लाइसिन हमारा एसेंशियल है। एसेंशियल में मैंने अभी आपको नाम बताया था, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, मिथियोनिन है, फिनाइलिन है और थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है और लाइसिन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके आवश्यक अमीनो एसिड है। किस निम्न हार्मोन प्रोटीन युक्त होते हैं? कौन से हार्मोन? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल, ये सभी क्या होते हैं? प्रोटीन युक्त होते हैं। कोशा में जीवद्रव्य में प्रोटीन स्थित होता है, किस रूप में स्थित होता है? मिश्रण के रूप में स्थित होता है। ऑपरेशन के समय घाव हो जाने या जल जाने पर किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं हमारी जो जल जाती हैं उसका क्या फिर से निर्माण होना होता है। फिर गामा ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त के किस चीज़ का निर्माण करती है और बचाती है? तो वो क्या होता है? हमारी एंटीबॉडीज़। गामा ग्लोबुलिन से क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। और साथ ही साथ में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है और एल्ब्यूमिन से क्या होता है? जो आपका जल का संतुलन है वो बना हुआ रहता है। दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन मिथियोनिन अम्ल की कमी होने से क्या होता है? प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है। किस विद्वान ने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को सर्वप्रथम क्वाशियारकर नाम दिया? तो मल्डर ने दिया। और ये PEM के अंतर्गत क्वाशियारकर और मरासमस दो बीमारियां आती हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक, फिर फलों की शक्कर को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। फलों की शक्कर को किस नाम से जानते हैं? फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये हमारी किससे डाई है? मोनो है कि डाई? तो ये हमारी मोनो है। ठीक है, मोनोसैक्राइड्स के अंतर्गत आती है। उसमें क्या क्या है? हमारे फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है। ठीक, तो ये हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारी ये सबसे जो सरलतम है, जो हमारा ग्लूकोज है, उसी के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। तो ये मोनोसैक्राइड्स के अंतर्गत आते हैं। और इसको आप जानेंगे कि फलों की शक्कर को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। और जो ये शहद है, शहद भी किसके? फ्रक्टोज के ही अंतर्गत आती है, हनी। ठीक है, क्योंकि जो हनी बी है वो रस लेकर के फूलों का, फलों का, इन सारी चीज़ों का रस लेकर के जाती है, इकट्ठा करती है। जिन वसीय अम्ल में कार्बन अणुओं के बराबर संख्या हाइड्रोजन अणु में पाई जाती है तो उसको क्या हम कहते हैं? उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं? स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी होते हैं ना। तो मक्खन एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, किसके कारण? तो ये ब्यूटारिक अम्ल के कारण पाई जाती है। वसा युक्त पदार्थ किस तापक्रम पर तरल हो जाता है? तो क्या कहलाता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर वो पिघल जाएगा तो वो फिर ऑयल हो जाएगा। अगर वो जमा हुआ होगा तो वो क्या हो जाता है? हमारा घी के अंतर्गत, वसा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है जो कि रक्तवाहिनियों को सेपी परमिएबल बनाता है? तो यहाँ पर आवश्यक वसीय अम्ल है
आवश्यक मतलब एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत ये आपका कौन सा आता है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये सब किसके एसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। और पामेटिक एसिड है आपका, और हाँ पामेटिक एसिड जो है ये कौन सा आता है, ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। ब्यूटारिक एसिड ये भी हम आपका नॉन एसेंशियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओलिक तो आता है, लेकिन यहाँ पर रक्त वाहिनियों को सेमी परमिएबल कौन बनाता है, तो ये बनाता है लिनोलिक एसिड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वसा और तेल अधिक देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक पदार्थ निकलता है, और कौन सा वो हानिकारक है, एक्रेलिन नामक हानिकारक पदार्थ निकलता है। आवश्यक वसीय अम्ल को शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइनोडर्मा, जिसको बात हम लोग कर रहे थे टोड लाइक स्किन की बात कर रहे थे। इसमें विटामिन ए भी इंक्लूड होता है। शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस स्थिति में जमा हो जाता है, तो हम जानते हैं क्या, एडिपोज टिश्यूज के अंतर्गत होता है। और बच्चों में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में पाया जाता है। कैलोरीमीटर क्या है, ऊष्मा को मापने का एक यंत्र है। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊष्मा देती है, प्रश्न वसा से आया था, ऊष्मा प्रोटीन से भी पूछा जा सकता है। बीएमआर किस परिस्थिति में कम हो जाता है, तो आप इस चीज़ को जानें कि बीएमआर कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और साथ ही में अधिक शारीरिक श्रम करेंगे तो हाई रहेगा, और एज के अकॉर्डिंग जितनी एज ज़्यादा बढ़ती है उतना बीएमआर लो होता है। तो बचपन में सबसे ज़्यादा बीएमआर और वृद्धावस्था में कम बीएमआर हो जाता है। और साथ ही में स्त्री पुरुष में भी अंतर होता है, पुरुष में बीएमआर अधिक होता है स्त्रियों से। फिर आहार में किस पदार्थ की अधिकता से कैल्शियम के शोषण में बाधा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भूसी। भूसी अच्छा फाइटेट्स हैं आपके और ऑक्जेलेट्स हैं, 2 चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे फाइटेट्स और ऑक्जेलेट्स जो है आपके उसी के वो क्या होते हैं, कैल्शियम के शोषण में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो उसी का ये है, यहाँ पर अनाज के जो छिलके हैं वो क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और विटामिन डी क्या होता है, अवशोषण में सहायता, प्रोटीन भी अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। किसके आपके प्रश्न क्या था, कैल्शियम के अवशोषण में, हाँ प्रोटीन और विटामिन डी सहायता प्रदान करेगा। ऑक्जेलेट्स हैं, फॉस्फेट हैं और कैफीन है, ये सब क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती हैं। धान के कुट जाने पर कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट होता है, तो विटामिन बी जान लीजिए आप, तो याद रहेगा आपको थायमिन और निकोटेनिक एसिड, यहाँ पर ये इनका ह्रास हो जाता है। दालों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दालों में नहीं पाया जाता है। फलों के अभोज्य भाग का कितने प्रतिशत होता है, तो वो आपका 39% होता है। कितना है आपका 39% होता है ये अभोज्य भाग, ठीक है। तो यहाँ पर ये 39 लिखा हुआ है, इसको 30 मत समझ लीजिएगा आप, 39 लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक लग गया है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो मक्खन में वसा की मात्रा 80% होती है। अच्छा मक्खन से जो स्मेल आती है वो किस कारण से आती है, ब्यूटेरिक एसिड के कारण आती है। पानी में घुलनशील प्रोटीन नहीं है, तो कौन है पानी में घुलनशील प्रोटीन नहीं है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत पूछा गया है, नहीं है, नहीं है होना चाहिए था। तो आपका जो पानी में घुलनशील प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पानी में घुलनशील प्रोटीन है। और घुलनशील और क्या क्या है, आपके जो इंसुलिन हार्मोन में कौन सा है, इंसुलिन नामक जो है आपका हार्मोन, उसमें क्या होता है, वो भी पानी में अघुलनशील है। आपके हार्मोन्स हैं और फिर उसके बाद आपके एंजाइम्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं ना, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, पानी में घुलनशील प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं, ठीक। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वही इनके अंतर्गत पानी में घुलनशील प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें हीमोग्लोबिन भी इंक्लूड है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर नंबर ए होगा। अंडे का भाग नहीं है, क्या नहीं है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुमिन है, चैलेजा, चैलेजा जानते हैं ना, एग योक है, और यहाँ पर ये पूरा एग शेल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन होती है, उसी से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर, तो यही भाग क्या होता है, चैलेजा होता है। तो यहाँ पर केसीन जो है ये तो दूध की प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, केसीन हो जाएगा, भाग नहीं है पूछा है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है किससे, शुद्ध घी से, रिफाइंड से, मूंगफली के तेल से, सरसों के तेल से। तो सबसे ज़्यादा किससे उत्पन्न होगी, शुद्ध घी से। वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता है, मूंगफली से भी होता है, सोयाबीन से भी होता है, बिनौले से भी होता है, लेकिन काजू से वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। सुक्रोज शक्कर किस शर्करा से बनाई जाती है, गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा से कौन सी शक्कर बनाई जाती है, सुक्रोज शक्कर बनाई जाती
है। अगला प्रश्न है, गुड़ बनाया जाता है गन्ने के रस से, चुकंदर के रस से, खजूर के रस से, इनमें से सभी। तो इन सभी से गुड़ बनाया जाता है। प्रोटीन का आवश्यक अवयव, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी। तो कार्बन भी है भाई, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है ना, तो ये सब प्रोटीन का आवश्यक अवयव हैं। वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या? वनस्पति जगत की बात पूछ रहा है तो सोयाबीन होगा। ठीक है। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है? तो शरीर में सूजन आना, शरीर के भार का अनुपात में कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, उपयुक्त सभी। तो शरीर के भार ये भी हो जाएगा, शरीर में रक्त की मात्रा भी कम हो जाएगी और शरीर में सूजन, एडिमा रोग जो है ये क्वाशियरकर का मेन रोग है, मेन लक्षण है बॉडी में सूजन आना। अगला है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। दूध, चीनी, गुड़, शहद। तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? चीनी से कार्बोहाइड्रेट, शहद से, गुड़ से डायरेक्टली हमको मिलता है। दूध में हमें कौन सी शुगर प्राप्त होती है? दूध में हमें लैक्टोज नामक की शुगर प्राप्त होती है, जो कि इसका कार्बोहाइड्रेट का कोई ऐसा प्रमुख स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो दालों में स्टार्च 40% और चावल में पूछेगा तो 80%। वसीय असंतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल पूछ रहा है, मतलब सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमेशा याद रखिएगा बुरा ही है, ठीक है। आपका मक्खन, घी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ब्यूट्रिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, इनमें से सभी। तो ये आपका ब्यूटारिक एसिड जो है और पामेटिक एसिड, इसको तो आप बिल्कुल याद रखिए, ये याद कर सकते हैं आप। कैप्रिलिक एसिड भी है और इनमें से सभी। तो संतृप्त वसीय अम्ल ये सारे हैं। अगला है, असंतृप्त वसीय अम्ल, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड और ओलिक एसिड, ये सभी क्या हैं? हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है। शरीर में वसा का पाचन कितना हो जाता है? तो 20 से 25% तक, 25 से 50% तक, 50 से 75% तक और आपका 90% तक। तो यहाँ पर जो वसा का पाचन है शरीर में, वो कितना हो जाएगा? वो आपका 90 से 95% तक हो जाता है। वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलरूप एक पदार्थ बनता है, जिसे क्या कहते हैं? कीटोन्स कहते हैं। ठीक, उसको कीटोन्स कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने मिलीग्राम तक आयोडीन पाया जाता है? तो 20 से 25 मिलीग्राम तक आयोडीन पाया जाता है। केले में अधिक मात्रा पाई जाती है किसकी? कार्बोज की। कार्बोज की अधिक सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट की। मेवों तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? मेवे तथा बीजों में 18 से 28% तक प्रोटीन पाई जाती है। 10 ग्राम तिल में कितना लौह लवण मतलब आयरन कितना पाया जाता है? तो तिल आयरन का अच्छा सोर्स है, तो तिल में कितना पाया जाता है? तो इसमें 10.5 ग्राम पाया जाता है। दालों में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो कौन सी विटामिन? विटामिन सी। कौन सी प्रोटीन नहीं होती है? मिथियोनिन। ठीक। तृणधान्य है क्या है? गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सभी तृणधान्य के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड गेहूं में बहुत कम पाया जाता है? तो जो लाइसिन है ये क्या? बहुत कम पाया जाता है। और ये लाइसिन क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है हमारा, चावल में स्टार्च पाया जाता है। चावल में स्टार्च पाया जाता है 20 से 25%, 25 से 30%, 50 से 75%, 75 से 80%। मैंने आपसे बताया दाल में स्टार्च कितना? 40% और चावल में कितना? 80%। इसी से आप याद रखेंगे। कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? तो कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख साधन दूध है। यहाँ पे गाजर है, मांस है, हरा धनिया है, तो इसमें सब में नहीं बल्कि दूध में पाया जाता है। प्राणिज प्रोटीन का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है? प्राणिज प्रोटीन, ठीक है। प्राणिज प्रोटीन मतलब एनिमल प्रोटीन का कितना? सबसे ज़्यादा कितना? 90% इसका होता है। और वनस्पति प्रोटीन का जैविक मूल्य क्या है? 20 से 25% है ना। रेशेदार पदार्थों का प्रमुख कार्य क्या है? तो रेशेदार पदार्थ आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशीलता प्रदान करते हैं, जिससे कि कब्ज जैसी समस्या नहीं आने पाती है। वसा का गुण क्या है? देर से पचना, पानी में घुलनशील,
पानी में घुलनशील होती है वसा? बिल्कुल नहीं। ईथर बेंजीन में घुलनशील ईथर बेंजीन में घुलनशील होती है, ठीक, और उपयुक्त सभी। तो अगर वसा का गुण जैसे देर से पचना है ना, ये तो इसका गुण है, लेकिन पानी में घुलनशील नहीं होती भाई, पानी में अघुलनशील होना चाहिए था ना, अघुलनशील, क्योंकि इसका जो तीसरा वाला है ईथर बेंजीन में घुलनशील, हाँ बिल्कुल, तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। निर्जलीकरण रोग हो जाता है किसके कारण से? जल की कमी के कारण से, जल इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। रफेज की कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, कब्ज, अतिसार, डायरिया। मैंने अभी आपको बताया था रफेज, रफेज मतलब रेशा ना, जो कि हमें सब्जियों के छिलकों और फलों के छिलकों से प्राप्त होता है। अंकुरीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है क्या? साबुत अनाज, ठीक है, साबुत अनाज का प्रयोग ही तो हम करते हैं, अंकुरित करते हैं जब। और क्या चीज़ बढ़ा जाता है भाई उसमें? विटामिन सी, और पाचनशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है जो अंकुरित अनाज होता है। अगला है हमारा, अब इस तरह से अभी हम लोगों ने आहार का पढ़ लिया। अब फिर आहार के बाद अब मादक द्रव्यों तथा अचार मसालों का स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठीक। मनुष्य मादक द्रव्यों का अभ्यस्त किन कारणों से हो जाता है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, वातावरण, इनमें से सभी। तो मनुष्य मादक द्रव्यों का अभ्यस्त किन कारणों के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वातावरण, मानसिक स्थिति और आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ क्या है? तो अफीम है, कोकीन है, मदिरा है, तंबाकू है। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। आयोग ने तो आंसर अफीम दिया था, और इसको आप अपने हिसाब से, जब तक कि रिवाइज आंसर की नहीं आ जाती कुछ कहा नहीं जा सकता। किस मादक द्रव्य का प्रयोग नींद लाने के लिए किया जाता है? तो अफीम का प्रयोग किसका? नींद लाने के लिए किया जाता है। बियर में सुरासार की मात्रा 3% होती है। कुछ कॉमन प्रश्न है, सिर्फ बहुत इजी है, इसलिए बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अल्प मदिरा के प्रयोग में से शरीर में व्यक्ति में क्या परिवर्तन महसूस? अधिक स्फूर्ति आ जाती है, सुख शांति का अनुभव होता है, अंग प्रत्यंगों में क्षणिक उत्तेजना होती है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मदिरा के अधिक प्रयोग से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो भीतरी अंगों में अव्यवस्था, अनियमितता, कुपोषण की स्थिति, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू के 100 ग्राम भाग में 2% कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं तंबाकू में क्या चीज़ पाई जाती है? निकोटीन पाई जाती है। कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। मदिरा के अधिक प्रयोग से पेशीय संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे क्या होता है? आमाशयिक रसों का श्रावण अधिक होता है, नेत्रों में दृष्टि दोष आ जाता है, यकृत ग्रंथि का नाश होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो मदिरा के अधिक प्रयोग से पेशीय संतुलन अस्त व्यस्त। देखिए प्रश्न में ये कह रहा है पेशीय संतुलन अस्त व्यस्त। वैसे तो यकृत ग्रंथि का नाश तो होता ही होता है, लीवर खराब होता ही होता है, लेकिन पेशीय संतुलन अस्त व्यस्त आ जाता है। तो उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बी, ठीक है। नेत्रों में दृष्टि दोष आ जाता है। तो नेत्रों में दृष्टि दोष आने का, जो शराबी लड़खड़ाते हैं ना, संतुलन नहीं कर पाते हैं, तो ये इसी के कारण आता है, क्योंकि ऊपर नीचे इनको दिखाई देता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा है, उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है। आजकल अफीम का अधिक प्रयोग किस रूप में हो रहा है? चरस, तंबाकू, ब्राउन शुगर, कोकीन। तो अफीम का अधिक प्रयोग किस रूप में हो रहा है? ब्राउन शुगर के रूप में हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कर लेंगे, और बाद में यही चर्चा का विषय बन जाते हैं। जैसे कि अफीम वाला प्रश्न टीजीटी में आया हुआ था, कोई कह रहा है तीनों, कोई कह रहा है कि अफीम है, कोई कुछ बता रहा है। तो इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को छोटा मत समझिए, क्योंकि प्रश्न कंफ्यूजिंग आते ही हैं। चाय में क्या पाया जाता है? थियोफाइलिन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है, इनमें से सभी। तो ठीक है, तो चाय में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इनमें से सभी, सभी कुछ चाय में पाया जाएगा। थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, ठीक है, तो ये सभी पाया जाएगा। फिर अब आप कहेंगे कि कैफीन तो कॉफ़ी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। थ्रियोब्रोमा कोकोआ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ये जो है, इससे क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो इससे प्राप्त होता है कोको। क्या प्राप्त होता है? कोको, ब्रोमा कोकोआ, ठीक है। तो कोकोआ से कोको प्राप्त होगा। कॉफ़ी या कहवा किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर थ्रियोमोबा कोकोआ वृक्ष से कॉफ़ी या कहवा प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रियोमा कोकोआ नामक वृक्ष से क्या कोको प्राप्त होता है, और कॉफ़ी या कहवा जो है वो, एक मिनट गलती से हो गया, कैफिया अरेबिका वृक्ष से प्राप्त होता है। मुझे लगा कि वही है, बिल्कुल ऐसे
कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत आ जाएगी ना। तो हाँ, तो ये क्या हो गया, कॉफ़ी या कहवा किससे प्राप्त हो जाएगा, ये कैफिया अरेबिका वृक्ष से प्राप्त हो जाएगा। और जब कोको की बात करेंगे तो कोकोआ उसका नाम ही है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा अधिक हानिकारक है, कोको, चाय, कॉफ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है वो बताया गया है चाय को, ठीक है। किस पदार्थ से चॉकलेट बनाई जाती है, तो कौन सा पदार्थ है जिससे कि चॉकलेट बनाई जाती है, तो उससे किससे, कोको से चॉकलेट बनाई जाती है। चाय की उपस्थिति किस पदार्थ से हृदय की धड़कन व रक्त प्रवाह में तेजी आ जाती है, तो यहाँ पर टैनिक एसिड है, कैफीन है, थियोफेनाइन है और वोलेटाइल ऑयल है। तो यहाँ पर कैफीन है जिसके हृदय की धड़कन और रक्त प्रवाह में तेजी आ जाती है। तभी कहते हैं सोने से पहले कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी अधिक पीने से श्वास के साथ किस अम्ल की मात्रा अधिक उत्सर्जित होती है, तो श्वास के साथ किस अम्ल की मात्रा अधिक उत्सर्जित हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कार्बोनिक एसिड, ठीक। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो तंबाकू के अधिक सेवन से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उपयुक्त सभी। किस मसाले से विटामिन सी व केरोटीन प्राप्त होता है, तो विटामिन सी व केरोटीन किससे, हरी मिर्च से प्राप्त होता है। या एस्कॉर्बिक एसिड आ जाए तब भी आप यही करेंगे, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण अधिक होता है, जिससे क्या होता है, जो आंत की जो झिल्लियां हैं वो क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं, और क्या जगह जगह से जल जाती है, उसमें छाले पड़ जाते हैं और क्या हो जाता है, अल्सर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मिर्चें कितनी प्रकार की होती हैं, तो मिर्चें 3 प्रकार की होती हैं। अधिक मदिरा पीने से कौन सी पाचन ग्रंथि नष्ट हो जाती है, तो यकृत ग्रंथि नष्ट हो जाती है। अधिक मदिरा पीने से हमारी यकृत ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारा, अफीम के अधिक प्रयोग से क्या प्रभाव होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कोको का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, दिल्ली में, गोवा में, चेन्नई में, राजस्थान में, तो चेन्नई में कोको का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि कॉफ़ी वहीं बनती है ना। तो किस मसाले से भूख बढ़ती है और मानसिक संतोष व पोषक प्राप्त होते हैं, तो आपके जीरा है, सौंफ है और अजवाइन है, ये क्या करते हैं, भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या जीरा, सौंफ और अजवाइन भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं। अधिक मिर्च मसाले व अचार खाने से व्यक्ति को रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है आपको, पाइल्स है, अतिसार है, कब्ज है, तो इनमें से सभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मसालों के प्रकार, भोजन को रंग प्रदान करना, सुगंध प्रदान करना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, उपयुक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर, भोजन को रंग देने वाला मसाला, रंग देने वाला मसाला कौन सा है, आपके रेड चिली। भोजन को स्वादिष्ट करने वाला मसाला, इसमें क्या है, अदरक, इसमें अदरक करेक्ट आंसर है। भोजन को सुपाच्य बनाने वाला मसाला, सुपाच्य कौन बनाएगा भाई, अदरक है, गरम मसाला है, इलायची है और नमक है, तो भोजन को सुपाच्य कौन बनाता है, नमक, ठीक। मसालों में पौष्टिक तत्व होता है, कौन सा पौष्टिक तत्व है, प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, इनमें से कोई नहीं, कोई भी पौष्टिक तत्व ये इसमें से नहीं होता। मिर्च मसालों में अधिक प्रयोग से हानि होती है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है, पेट में जलन व एसिडिटी हो जाती है, और उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारा, मसालों से लाभ है, भोजन स्वादिष्ट बनता है, पाचन में सहायक होता है, भूख को बढ़ाता है, बिल्कुल सारी चीज़ें होती हैं इससे। फिर अगला है हमारा, मादक पेय पदार्थों का प्रभाव पड़ता है किस पर, तंत्रिका तंत्र पर, परिसंचरण तंत्र पर, मांसपेशियों पर, उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर सभी चीज़ों पर मादक पेय पदार्थों का प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, भोजन को सुगंध प्रदान करने वाला मसाला कौन, तेजपात, कश्मीरी मिर्च, रतनजोत, हल्दी। तो तेज पत्ता जो है वो खुशबू प्रदान करता है। मसालों के किस गुण के कारण उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो सुपाच्य गुण, भोजन को रुचिकर बनाने के गुण से, भोजन को रंग प्रदान करने के गुण के कारण, बैक्टीरिया नाशक गुण के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है बैक्टीरिया नाशक गुण के कारण उनको अधिक दिन तक रखा जा सकता है। अगर मसालों में मॉइस्चर ना आए तो आप काफ़ी दिन तक उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जीरा, लौंग, इलायची आदि मसाले कैसे हैं, भोजन को सुरक्षित करने वाले, भोजन को सुपाच्य बनाने वाले, भोजन को सुगंधित। तो भोजन को सुपाच्य का बनाता है जीरा, लौंग, इलायची, ठीक है। और सौंफ है, अजवाइन है, ये सब क्या भूख को बढ़ाने वाले हैं। किस भोजन के प्रयोग में मुंह में लार का अधिक मात्रा में बनेगी, तो अगर जितना ही ज़्यादा मसाले युक्त भोजन खाएंगे आपको तीखा लगेगा और भी ज़्यादा क्या होगी, लार बनेगी, ठीक। मसालों का प्रयोग
प्रयोग किस मात्रा में करना लाभप्रद होता है? कम, सीमित, अधिक, कोई सीमा नहीं। तो मसालों का प्रयोग किस मात्रा में करना लाभप्रद होता है? तो सीमित मात्रा में करना लाभप्रद होता है। तो इसी के साथ मादक द्रव्य और मसालों के सेवन से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। वहाँ से भी मैं प्रश्न लेकर के आई हूँ। वह अंग जो रक्त के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग अगर पूछे तो क्या आप आंसर देंगे? तो ये हमारी त्वचा हो जाएगी ना। मानव शरीर में चयापचयी प्रक्रियाओं के दौरान निम्न व्रज वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो ये सारे क्या हैं? वेस्ट मटेरियल हैं। शरीर का मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन सा? वृक्क। भाई वृक्क का आंसर में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको वृक्क बताया है। कुछ लोग फेफड़े भी कहते हैं तो मैं नहीं जानती, वृक्क यहाँ पर दिया हुआ है तो इसलिए मैंने वृक्क को मेंशन किया है। ठीक, अगला है निरंतर क्या है? निरर्थक लवण CO2, यूरिया कौन सा अंग शरीर के रोमों से बाहर निकलता है? ठीक, तो यहाँ पर ये निरर्थक लवण CO2, यूरिया को कौन शरीर के अंग से रोमों से बाहर निकल। अच्छा, निरर्थक लवण, देखिए लवण जो है ये तो आपके त्वचा से निकल गए। ठीक, लवण जो है वो त्वचा से निकल गए। CO2 हमारे फेफड़ों से निकल गया और वृक्क से यूरिया निकल गई। तो इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। कौन सी है? नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 1,30,000 एक वृक्क में होती है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर रुधिर कोशिकाओं में एक गुच्छा होता है जिसे क्या कहते हैं? उसको ग्लैमेरुलस कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल क्या होता है? ये छानने का कार्य करता है और अशुद्धियाँ क्या होती हैं? यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। और ये कहाँ पर होती है? हमारी किडनीज में, गुर्दों में होती हैं। प्रत्येक वृक्क के बाहरी किनारा उभरा तथा भीतरी किनारा धंसा हुआ आता है जिसमें एक मूल नलिका निकली होती है। उस धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? उस धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वृक्क के हल्के बैंगनी भाग में जो उन्नतोदर मतलब कन्वेक्स, कनकेव नहीं कन्वेक्स होता है वो उसमें किस में पाया जाता है? वो मैक्पीगियन कणिका में। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? मैक्पीगियन कणिका। ठीक, फिर अगला है उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं जिसके चारों ओर वसा की एक परत के रूप में जमा रहती है तथा जिससे निकला स्राव जीवन की क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो उसको क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्रंथि। उसको क्या कहते हैं? उस ग्रंथि को चारों वसा की एक परत के रूप में जमा होती है जिसका निकला स्राव जीवन क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो वो क्या है? आपकी सुप्रारीनल ग्रंथि है। ठीक है, फिर मूत्र निष्कासन की आवश्यकता, जब भी रीनल और क्रोनिक इस तरह का वर्ड आए तो आप तुरंत वृक्क की तरफ जाएंगे। ठीक, मूत्र निष्कासन की आवश्यकता अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय में लगभग कितने मिलीलीटर मूत्र एकत्रित हो जाना चाहिए? तो 200 से 250 मिलीलीटर मूत्र एकत्रित हो जाता है। ठीक है, फिर मूत्र निष्कासन के उपरांत मूत्राशय में किस आकार का हो जाता है? तो वो कौन से आकार का हो जाता है? त्रिकोणाकार का हो जाता है। मूत्र मार्ग की क्रियाओं पर पेशियों का नियंत्रण होता है कि नहीं? होता है ना, ऐच्छिक होती हैं। वृक्कों में रक्त की शुद्धि के दौरान कोशिकाओं की दीवारों से रक्त का कुछ जल जैसा अंश चू जाता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लिम्फ कहते हैं। अगला है मूत्र एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें क्या होता है? यूरिया या यूरिक एसिड होता है। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, नमक। तो यहाँ ग्लूकोज का नहीं होना चाहिए ना, यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी, कुछ मात्रा में खनिज लवण भी चले जाते हैं, लेकिन ये खनिज लवण नहीं, लवण चले जाते हैं, वो तो हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। अगर ग्लूकोज यूरिन में पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति डायबिटिक है, तो स्वस्थ नहीं है वो। ये एक ऐसा आवश्यक अंग जो शरीर को सुरक्षात्मक आवरण देने के साथ साथ उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है, तो वो क्या है? त्वचा है। ठीक है, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो चेहरे की जो त्वचा होती है वो सर्वाधिक पतली पाई जाती है। यदि कोई सुई या कांटा हथेली या तलवों के ऊपरी परत में चुभ जाए तो उसमें अधिक दर्द व रक्त नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इस परत का कार्य केवल भीतरी परत की रक्षा
क्या करना है, इसमें रक्त नलिकाओं का अभाव होता है, इसमें तंत्रिकाओं का अभाव होता है। तो बिल्कुल सही, ये सारी चीज़ें हैं उपयुक्त सभी। फिर उसके आगे वर्णक है। वर्णक जो पिगमेंट हैं वो शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं, तो बाह्य त्वचा की भीतरी परत में। तो जो पिगमेंट्स हैं वो बाह्य त्वचा की भीतरी परत में पाए जाते हैं। ठीक है। गर्म देश के नागरिकों का रंग सांवला क्यों होता है, तो उसमें क्या क्या क्यों सांवला होता है, वहाँ गर्मी अधिक होती है, वहाँ सूर्य की रोशनी अधिक तेज होती है, उनमें स्पर्श कण अधिक होते हैं, उनमें वर्णक कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें वर्णक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रोमकूपों का संबंध किससे होता है, वर्णक से, अंकुर से, पेशीय सूत्र से, श्वेत ग्रंथियों से। तो रोमकूपों का संपर्क किससे, श्वेत ग्रंथियों से होता है। अंकुर, श्वेत ग्रंथि मतलब वही पसीने वाली। अंकुर मतलब क्या है, अंकुर क्या है, वो उभार है जो 12 मिलीमीटर लंबे होते हैं। तो उसमें जो पेप्लिया है वो क्या है, वो 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसमें रक्त कोशिकाओं का समूह फैला हुआ रहता है, 0.12 मिलीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत, ये आंतरिक त्वचा के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारी उपचर्म जो है हमारे, ये बाह्य त्वचा है। ठीक है। और बाह्य त्वचा के अंतर्गत रोमकूप और वर्णक आते हैं, और आंतरिक त्वचा जिसको कि चर्म भी कहते हैं, उसके अंतर्गत अंकुर है, स्पर्श कण है, पेशीय सूत्र है, श्वेत ग्रंथियां हैं, तेल ग्रंथियां हैं, ये सब उसके अंतर्गत आती हैं। तो वर्णक जो पिगमेंट हैं वो क्या होते हैं, ये शरीर को रंग देने वाले होते हैं। ठीक है। तो तो पिगमेंट, अभी मैंने यहाँ पे पीछे अभी क्वेश्चन कराया था पिगमेंट वाला, सही था, हाँ, वर्णक। ठीक है। तो ये पिगमेंट है। गर्म देशों में रंग सांवला, तो वर्णक की क्या होती है, ज़्यादा होती है संख्या, इसीलिए ऐसा होता है। अगला है हमारा, जो कोशिकाएं हमारे शरीर से मैल के रूप में दिखाई देती हैं वो क्या हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं जो सख्त होकर मृत कोशिकाओं का स्थान ले लेती हैं। बिल्कुल यही बात है, ऐसी कोशिकाएं हैं जो सख्त होकर मृत कोशिकाओं का स्थान ले लेती हैं। बालों का निर्माण किस प्रोटीन से, तो केराटिन से बालों का निर्माण होता है। स्वेदन क्या है, मतलब पसीना। ठीक है। यह एक प्रकार का नमकीन द्रव्य है, यह शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालता है, उपयुक्त सभी, ये भी सही है। त्वचा में ताप ज्ञान का केंद्र क्या है, ताप ज्ञान का केंद्र क्या है, बालों का रोमकूप जो है ये क्या है, ताप ज्ञान का केंद्र है। ठीक। त्वचा में ऐसी कौन सी रचना है जो सांप की भांति कुंडली रूप में पाई जाती है, तो वो क्या है, वो हमारी श्वेत ग्रंथियां हैं। क्या, श्वेत ग्रंथियां हैं। और श्वेत ग्रंथियां किसके, आंतरिक त्वचा के अंतर्गत आती हैं। ठीक। और तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती हैं, ये श्वेत ग्रंथियां ही तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। और इसी के अंतर्गत जो हम बात करें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था, त्वचा में ताप ज्ञान का केंद्र क्या होता है, तो इसमें जो रोमकूप जो दिया हुआ है, रोमकूप हेयर पॉन्स, ये त्वचा के नीचे छोटे छोटे छिद्र के रूप में होते हैं, इसका संबंध श्वेत ग्रंथियों से होता है। ठीक है। तो रोमकूप जो है इसका संबंध किससे, श्वेत ग्रंथियों से होता है, लेकिन ये आंतरिक के अंतर्गत आते हैं और श्वेत ग्रंथियां बाह्य के अंतर्गत आती हैं। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों का निष्कासन कराना। शरीर को सुंदर तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। गुर्दे को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, पर्याप्त मात्रा में जल पीना। और कितना जल पीना चाहिए, कम से कम 4 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। शरीर के आवरण को क्या कहते हैं, तो शरीर के आवरण को त्वचा कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये आपका 4 यूनिट का ये आपका खत्म होता है। और इसके बाद इसका अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है। परिसंचरण तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, ज्ञानेंद्रियां पढ़ेंगे, और इसी के साथ आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, टेक केयर।